ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो महानुभाव है अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और हमें बहुत से अच्छी चीज़ें बताने के लिए, जी हाँ, जिनका हम सब बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और आप सब ने कमेंट्स बॉक्स को भर दिया बोल बोल के कि प्रवीण जी के साथ एक पॉडकास्ट ज़रूर करें। तो फाइनली आज बाबा की असीम कृपा से हम प्रवीण जी के साथ हैं और आज हम उनसे सुनेंगे बाबा के कुछ महा अनुभव और आने वाले समय में और हम उनके क्या प्लान हैं मानव समाज के लिए। तो आइए सब मिलके स्वागत करते हैं प्रवीण जी का। ओम साई राम दादा। ओम साई राम, ओम साई राम। सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद कि फाइनली आज वो घड़ी आई कि हम आमने सामने बैठे और बाबा की चर्चा करेंगे। जब बाबा की इच्छा होती है तभी बैठ सकते हैं हम लोग, बिल्कुल उसी वक्त बैठ जाते हैं। तो जैसा कि बहुत से आपके चाहने वाले हैं जो बाबा के अनुभव सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो पहले कुछ बाबा के अनुभव से ही किस्सा शुरू करते हैं। अभी बाबा के अनुभव लाइफ में इतने हैं ना कि अभी कितना मैं सुना चुका हूँ वो भी पता नहीं है। बिल्कुल। और जैसे जैसे याद आता है तो वैसे वैसे मैं सुनाते रहता हूँ। बिल्कुल। तो कुछ अनुभव है जो मैं आपको सुनाता हूँ जी। जैसे एक बार बॉम्बे से शिरडी जाने के लिए निकले थे। उस टाइम पे मेरी 800 गाड़ी थी, मारुति 800। तो उस टाइम पे जब गुरुवार के दिन जाते थे ना तो सफेद लुंगी पहनते थे और सफेद ऊपर गमछा डालते थे जी। तो पर्स वगैरह पैंट वगैरह कुछ रहता नहीं था। तो मैं पैसों को जो है रुमाल में रख लेता था और वो गाड़ी के डैशबोर्ड में रख देता था। ऐसे हर बार रखता था। उस दिन लकीली क्या हुआ कि वो रखना ही भूल गया और गाड़ी लेके निकल गए। तो ड्राइवर ने भी ध्यान नहीं दिया पेट्रोल के ऊपर और मेरा भी ध्यान नहीं था। तो बिल्कुल जैसे नासिक सिटी में एंटर हुए तो थोड़ा आगे जाने के बाद में जो है वो पेट्रोल खत्म हो गया। तो जब गाड़ी बंद हो गई तब बोले अरे सेठ पेट्रोल खत्म हो गया। अरे मैंने कहा तूने अब तक ध्यान नहीं दिया इतना टाइम तक। तो बोले अभी क्या करें? तो बोले इधर ही बाजू में ही है पेट्रोल पंप। अच्छा। तो गाड़ी को जो है 800 गाड़ी थी तो धक्का मार के हम पंप पे ले गए। तो उसने बोले सेठ कितना भरना है? तो मैंने कहा फुल कर दे। फिर मैंने कहा रुक जा जरा, पैसे कितने हैं? फिर मैंने आगे देखा तो अरे पैसा ही नहीं रखा है, खाली रुमाल। हाँ नहीं, रुमाल भी नहीं था, लेना ही भूल गया था। तो मैंने सुरेश को बोला, मैंने कहा यार पैसा तो लाया ही नहीं, मैं तेरे जेब में कितना पैसा है? बोले सिर्फ मेरे जेब में 300-400 रुपए है। तो मैंने कहा एक कम कर, मतलब उतना ही कम, एक 5-6 लीटर पेट्रोल भर ले, फिर अपन शिरडी जाएंगे। तो उधर क्या है, जो होटल में मैं रुकता था हर बार, तो वो नंदू गोंद करके, तो वो मेरा मित्र है। मैंने कहा उससे पैसा ले लेंगे फिर पेट्रोल भर लेंगे। बोले ठीक है। हमने उतना पेट्रोल डाला उसके अंदर और गाड़ी लेके गए हम शिरडी गए, बाबा का दर्शन किया और लकीली नंदू भाई तो मिले नहीं और हम गए भी नहीं उसके होटल पे, क्योंकि दर्शन वगैरह किया, खाना वगैरह खाया, निकल गए और निकल के घर आ गए। और घर भी आ गए, मेरे को भी ध्यान में नहीं। फिर दूसरे दिन मैंने सुरेश को पूछा, अरे मैंने कहा सुरेश कल पेट्रोल तो भरा ही नहीं अपन ने, तो ये 5 लीटर में वापस कैसे आ गई गाड़ी? शिरडी से वापस कैसे आ गई? अब वो भी सोच रहा है, बोले कैसे आ गई क्या पता। तो क्या होता है, अगर आप 5 लीटर का भी एवरेज अगर समझो कि 800 का उस टाइम में समझो ना, 20 किलोमीटर भी पकड़ो तो भी 100 किलोमीटर चलती है गाड़ी। बिल्कुल। तो जबकि नासिक से जो है वो शिरडी 80 किलोमीटर है। बिल्कुल। और आप मुंबई आ गए। तो मैंने कहा मुंबई वापस आ गया। तो बोले पता नहीं बाबा ने कुछ चमत्कार किया है। फिर उसके बाद में जब भी हम शिरडी जाने के ना, तो सिन्नर से आगे जाने का ना, तो मेरा ड्राइवर वो एक्सीलेटर से पैर निकाल देगा। बोले सेठ देखो खुद ही भाग रही है, मैं नहीं भगा रहा हूं, और वो 70-80 में गाड़ी चले तो ऐसा लगता था जैसे कोई खींच रहा है गाड़ी को। और उस दिन के बाद ऐसे हो गया था ना कि अगर कहीं बाबा कभी भेजते काम से, तो मैं उसको सुरेश को बोलने का, बोले सुरेश पेट्रोल देगा, अभी कितना है उतना ही रहेगा वापस आने के बाद। वो बाबा का कुछ ऐसा चमत्कार था ना, ही नहीं था, पेट्रोल लगा ही नहीं कभी ना, वो कहीं जाके आए फिर वो उतना ही रहता था। ये भी एक जो है ना, ये उनका करामात है। बिल्कुल। तो ये ऐसा होता था, मगर हालांकि हमने 1-2 बार ही देखा, बाकी तो हर बार तो हम भर ही देते थे। मगर 1-2 एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि बाबा के काम के लिए जाते तो पेट्रोल नहीं डालेंगे तो भी चल जाता है। ये इस तरीके की जो शक्तियां हैं ना, इनका एक अपना जो है ना, एक अलग से उनकी दुनिया है।
वो दुनिया में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पता नहीं चलता। बिल्कुल। अभी जैसे हमारे सब शिविर होते हैं ना, जैसे शिरडी में हुआ, नागपुर में हुआ, और फिर दिल्ली में 2 प्रोग्राम हुए, नेपाल में हुए, तो ये सब प्रोग्रामों में जाते हैं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी मैं ऐसा बैठा हूं ना, तो आप देखोगे ना तो मेरे को आधा घंटे में ऐसा 10 बार इधर उधर घूमूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और वहां पे पता नहीं क्या होता है। जब बाबा की गादी में बैठता हूँ ना, तो बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। ना कोई थकान लगती है और ना कभी ऐसा कोई पीछे रेस्ट होता है। बिल्कुल, हाँ, ऐसे ही बैठा होता हूँ जी। तो हमारे लोग भी बोलते हैं, बोले यार भाई तुम कैसे बैठते हो 8 घंटा? नहीं, वो हमने अपनी आंखों से भी बिल्कुल हिलते नहीं हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता, वो बाबा की गादी होती है उसमें बैठ जाता है तो नहीं पता चलता है। तो ये ऐसे किस्सा होता है। अभी एक बार हमारे यहाँ पे क्या, दिन में जितने आदमी मिलने आते हैं ना, तो उनका नाम, टेलीफोन नंबर सब लिखा जाता है, जो जो अपॉइंटमेंट मिलने आते हैं। तो नागपुर में जब कार्यक्रम चालू था ना, तो मैंने शाम को, मेरी आदत है पूछने की आज कितने जन आए, तो वो पहले दिन बोले 80 जन आए, फिर दूसरे दिन बोलने लगा, बोले 140 आए। अरे मैंने कहा 140? बोले हाँ। तीसरे दिन जब पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा 220 जन आए। और मैंने कहा वो जो ट्रस्टी लोग आए थे, बोले वो अलग। अच्छा, यानी टोटल 240 लोग आए। तो अगर मैं आपके साथ मीटिंग करता हूँ, आप आपकी मेरे को बात बताते हो, उसमें 5 मिनट जाता है। हाँ बिल्कुल भाई मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, उसमें 5-10 मिनट लगता है। बिल्कुल। तो बट नेचुरल है, 20 मिनट तो जाता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 20 मिनट के हिसाब से अगर हम 240 आदमी का अगर गिनती करते हैं, तो वो 8 घंटे में कैसे कवर हो गया? नहीं तो 24 घंटे पार हो जाएंगे, होता ही नहीं है। तो ये क्या हुआ? तो ये फिर मैंने बाबा से बाद में पूछा, तो मैंने कहा बाबा ऐसे कैसे हुआ, मैं 240 आदमी से कैसे मिले? तो वो जो जोन था ना, वो रूम में अंदर आने के बाद वो जोन चेंज था। अच्छा, टाइम जोन, समय रुक जाता है, टाइम जोन चेंज होता है, स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। 6 टाइम स्लो हुआ था। 6 टाइम, जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी के समय में और ब्रह्मलोक के समय में, अगर पृथ्वी में एक दिन होता है, बरोबर है ना, तो वो ब्रह्मलोक का एक पल होता है। इस तरह से टाइम जोन चेंज होता है जी। क्योंकि यहाँ पे अगर आदमी का 1 साल होगा, तो वहां पे 1 सेकंड होगा। ओके। ऐसे ब्रह्मलोक चेंज होता है टाइमिंग। तो उसी तरह किसी ऐसे लोक में चला गया था बाबा के साथ, कि जहां पे टाइम रिवर्स हो गया। ओके। कि 250 आदमी के साथ बात किया, तो यहाँ के हिसाब से 8 घंटे में 250 आदमी से बात किया। बिल्कुल। मगर अगर आप यहाँ पे रह करके अगर 250 आदमी से बात करोगे, तो आपको 4 दिन लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 40 आदमी पकड़ेंगे हम, 4-5 दिन लगेगा। ये टाइम जोन चेंज हुआ। तो मैंने बाबा को जो बोला, बाबा ये सच में हुआ, कैसे हुआ? तो बोले तेरे को थोड़े दिन में पता चलेगा। तो आप नागपुर के प्रोग्राम के पहले का मेरा प्रोग्राम देखेंगे ना, तो उसमें बाल नहीं है मेरे को इतना। और फिर नागपुर प्रोग्राम से बाद में फिर बाल आने लगे। हमारे लोग बोलने लगे, अरे बोले बाबा बाल आ रहे। मैंने कहा पता नहीं, वो नागपुर में गड़बड़ हुआ है क्योंकि टाइम जोन चेंज हुआ। अच्छा। तो मैंने बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा ऐसे कैसे हो रहा है? तो बोले अभी रिवर्स एजिंग चालू हो गया, क्योंकि जो समय का अंतराल हुआ ना, जो समय का अंतराल हो गया, तो जो डिफरेंस था समय का, वो 6 टाइम था। तो 6 टाइम था। अगर आज मेरी उम्र 60 साल है, तो उस हिसाब से 6 टाइम्स में जाएंगे तो 10 साल होता है। तो वो हिसाब से रिवर्स एजिंग चालू हो गया। तो अगर हम समझो 6 टाइम नहीं भी पकड़े, 3 टाइम भी पकड़े, तो भी 20 ईयर्स में होता है। तो मगर उस दिन से जो मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं ना, तो बाल आने लग गए, थोड़ा फेस चेंज होने लग गया। आप उस टाइम का मेरा एपिसोड देखेंगे ना, यानी नागपुर से पहले का, तो हेल्दी भी थे, तो उसमें थोड़ा फेस अलग दिखेगा। हाँ। और अभी धीरे धीरे हमारे लोग भी बोलते बोले तुम तो दिन में दिन कम होते जा रहे हो। हाँ। अब मैंने कहा किसको क्या बोले, ये रिवर्स एजिंग है। ये ब्रह्मांड में ना बहुत कुछ ऐसा है कि जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, ये जो हमारे सोच से बाहर है। हम जो सोच नहीं सकते ना, वो हो रहा है। ये तो है। हाँ। और उस तरीके का जो है ना, ऐसे बहुत से अनुभव है ना, ये चलते रहते हैं जिंदगी में। तो जैसे आप बोलते हो ना, एक बार एक ट्रेन में बैठ गए, तो आपके सामने के नजारे बदलते रहते हैं। तो आपको उसमें से कुछ नजारे जो है ना,
जो भा जाते हैं तो वो याद रह जाते हैं। जैसे हम जब शिरडी आते हैं कभी भी तो मनमाड़ में ना एक पहाड़ आता है जो थंब वाला, हाँ, थंब वाला पहाड़ है। तो हाँ, सबको वो याद रहता है। हाँ, याद रहता है। सब वो वेट करते हैं क्योंकि वो यूनिक है, यूनिक इसके लिए। है। हाँ, थम्स अप बोलते हैं उसको, थम्स अप। हाँ, तो ऐसा ही मतलब लगता है कि जब बाबा के इंसिडेंट जब होते हैं हाँ, तो वो यूनिक हो जाता है। हाँ, एक बाबा आपने जो भी किस्सा बताया, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम ना दिवाली के टाइम पे जब शिरडी आए थे अभी लास्ट टाइम, हाँ, हाँ, तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बट अब वो बताना कि वो चीज क्या होती है और कैसे होती है, शायद हम भी वो समझ पाए अच्छे से। हमारी ना हम दर्शन के लिए चले, हमारी आदत होती है कि बाबा से आज्ञा लेके ही वापस जाएं, और बाबा बरोबर से है। जब आते तो हाँ। मिलते हैं सीधा, बाकी फिर काम बाद में। तो जाते हम दर्शन के लिए चले गए, और यहाँ पे ना दिवाली के बाद भीड़ बढ़ती है। हाँ, भीड़ बढ़ती शिरडी है। में उल्टा सिस्टम है थोड़ा। हाँ, तो हम लोग दर्शन के लिए चले गए और हमारी ट्रेन का उधर टाइम हो रहा है, तो हम लेट हो रहे हैं। तो जैसे शिरडी से कोपरगांव आपको पता है 40-45 मिनट हाँ, आराम से लगता हाँ, है लग ना? जाता है। तो उस दिन क्या हुआ, हम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। हम जैसे ही बाहर आए, फिर हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह किया और जल्दी से बैग वैग पैक करके निकले। और जो ऑटो वाले भैया थे, 2:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और हम 2 बजे शिरडी से निकल रहे हैं। अब मानिए, तो हमें तो ऐसा लगा कि आज लग रहा है आज भी बाबा नहीं जाने देंगे लेट आज, हो जाएगा। क्योंकि हाँ, बाबा हमेशा रोकते हैं, 3-4 दिन एक्स्ट्रा रोक रोकेंगे, जाते हैं। हर बार कंफर्म टिकट भी कैंसिल करनी पड़ती है। तो ऐसा होता है, बाबा की मर्जी, कहते हैं ना, उनकी हाँ। मर्जी के बिना नहीं जा सकते, आते भी उनकी मर्जी से हैं और जाना भी उनकी मर्जी से। सही बात है। तो हमें लगा आज भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाबा से मैंने इतना दिल से प्रे किया। मैंने कहा बाबा देखो, आपको ही पता है क्या काम है, वहां बहुत जरूरी काम था और जाना वापसी बहुत जरूरी था। मैं कहा बाबा क्या करना है, आप देखो रोड बन रही है, आपको पता है वो पूरी खराब है। तो बाबा हम बस मैं और कविता हम लोग बस प्रे करते रहे अपना, साथ में अर्चित था और जो ऑटो वाले भैया थे। मैंने कहा भैया आप चला लो जैसे भी खींच के। हम स्टेशन पहुंचे बाबा 2:22 पे। मतलब आप देखो कि जो रास्ता 40 से 45 मिनट का था, वो हम 22 मिनट में कैसे पहुंचे, वो बाबा ही जानते वही हैं। जाना। ऐसे ही किस्सा एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे पास ओपेल अस्त्रा गाड़ी थी उस टाइम पे। जी। तो मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा और ड्राइवर साथ में था। तो बाबा ने क्या कहा, कम से कम 11 बज रहे होंगे सुबह के। तो बाबा क्या बोले, तू 3 बजे के पहले शिरडी आ। अच्छा, ये अभी का तो रोड बहुत अच्छा हो गया है, नागपुर वगैरह का। उस टाइम पे हम लोग नासिक होके जाते थे, बहुत खड्डे थे रोड में, बारिश का टाइम था। तो मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा सुरेश एकदम फास्ट चलने का, 3 बजे का पहला पहुंचना है। वो बोले मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा 3 बजे का पहला, 5 घंटे का रास्ता है, आप बोल रहे हो 4 घंटे में कैसा पहुंचेगा। तो मैंने कहा तू बैठ, मैं चलाता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा रफ चला था पहले भी गाड़ी। तो मैं बैठा गाड़ी के अंदर। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे पता नहीं गाड़ी कैसे चल रही है, इतने खड्डे थे रोड में, मगर एक भी खड्डा हमारे को नहीं लड़ा। अच्छा, फुल स्पीड, अरे बाप, 90 100 और वो बिल्कुल ऐसे जम मार के चल रही थी गाड़ी। और जो मेरा ड्राइवर था ना, वो मुंडी ऐसे करके बैठ गया था। बोले ये अब कहाँ ठोकेगा पता नहीं। और घाट वगैरह ऐसे चढ़ गए ना, पूछो मत। और बराबर आप यकीन नहीं मानेंगे ना, 2:45 बजे 3:10 को शिरडी टच। तो मैंने जैसे ही गाड़ी खड़ा किया, मैंने कहा सुरेश देख, बरोबर पहुंच गए 3:10 को। और मेरे को बोलता है, अरे तुम ही चालवत नव्हते का, मतलब तुम नहीं चला रहे थे। हाँ। तो मैंने कहा फिर कौन चला रहा था। अरे बोले क्या बाबा चला रहे थे, तुम थोड़ी चला रहे थे। बोले एक भी खड्डा लगा क्या अपने को रास्ते में, बिल्कुल, मगर स्पीड कितना था। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा बात तो सही है, नहीं तो हम लोग खड्डे में थक जाते थे। एक भी खड्डा नहीं लड़ा, फुल स्पीड, बरोबर मतलब समझो ना 3.25 घंटे में पहुंच गए हम, जो कि आज पॉसिबल नहीं है। आज नहीं पॉसिबल, आज नागपुर हाईवे बनने के बाद भी आप 3.25 घंटे में नहीं पहुंच सकते। नहीं तो मतलब ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब 97 98 का बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे तो इतने खड्डे थे रोड में, पूछो मत। तो ये बाबा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आज लोगों को जो है ना, ऐसा अजब लगता है कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, कोई भी आता है तो वो मानते भी नहीं है। अगर हम जब बातों से बोलेंगे नहीं मानते, नहीं मानेंगे, जब वो आजमाते हैं तो मानते हैं, हाँ सही है। बिल्कुल। अभी जैसा लोगों को जो है ना, वो मतलब जिसको बोलते हैं ना मूड व्याध का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे एक हमारे पास एक पेशेंट था, और लकीली उसके साथ में एक दिन डॉक्टर भी था एक। तो उसने बोला मेरे को पाइल्स का प्रॉब्लम है। मैंने कहा कुछ नहीं है पाइल्स का प्रॉब्लम, तो 8 दिन में ठीक हो जाएगा। बोले कैसे। मैंने कहा सुबह सुबह 1 चम्मच नारियल का तेल पियो, कोपरे का तेल, मतलब ये पैराशूट वाला नहीं, उसके अंदर एसेंस है,
बिल्कुल। जो सादा आता है खाना बनाने वाला। तो बोले ठीक है। और डॉक्टर बोलता है ऐसा क्या खोबरे का तेल पीने से क्या चाहता है क्या, मतलब पीन दो ना। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा की रेमेडी है। तो बोले ठीक है चलो चलो देखते हैं चलो। बोले इसका मैं 2 दिन के बाद ऑपरेशन करने वाला था। मैंने कहा जरूरत नहीं पड़ेगा, आप पियो ना। और बरोबर 8-10 दिन के बाद हम लोग मुलाकात हुई और डॉक्टर कान पकड़ के बोलता है भाई मानता है तेरे को? बोले क्या? बोले इसका है ही नहीं पाइल्स। तो फिर उस टाइम पे मैंने उसको डॉक्टर को बताया, मैंने कहा पाइल्स क्या चीज है, ये कैसे बनता है, ये स्टडी है क्या अपने पास? तो बोले तुम बताओ तुम बताओ। मैंने कहा देखो जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, उसका जो मसाला है जो अच्छी तरह नहीं पकता है, वो जो है ना वो अंदर जाकर के क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। और वो क्रिस्टल है ना वो एक दूसरे से मिलते हैं, उसका एक कॉइल तैयार होता है। और वो जो है ना वो एक तरफ से अपने चमड़ी के अंदर घुसता है। अच्छा। तो वो बाहर निकलता है तो वो दर्द देता है। मगर जब हम खोपरे का तेल पीते हैं तो वो बाथरूम के मार्ग तक जाता है और वो उसको क्रिस्टल को मेल्ट करता है। वो मेल्ट हो जाने से गायब हो जाता है पाइल्स। अच्छा। ये कहानी है इसके पीछे की। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कहा ये जो पूरा बुक है ना, लॉजिक, इसके इसके अंदर जितनी बीमारियां है ना ये होती कैसे हैं और ठीक कैसे होती है, उसके ऊपर भी एक बुक बन रही है। अरे वाह। क्योंकि जो 90 लोगों का जो ग्रुप तैयार करना है उनको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी होती कैसे है और ये ठीक कैसे होती है। एग्जैक्टली। अगर वो चीज अगर आप पेशेंट को बता दो तो वो दूसरी बार जिंदगी में वो चीज का ध्यान रखेगा। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखना जो गरीब लोग है ना, जो मतलब ऐसे लेबर क्लास का काम करते हैं जी, उनको नहीं होता है ये अमीरों की बीमारी है। इसका कारण है कि वो लोग जब खाना पकाते हैं ना तो थोड़ा मसाला गर्म करते, बाद में उसमें पानी डाल देते, हाँ, और वो पानी को बॉईल होने देते बिल्कुल अच्छी तरह से। तो उनके खाने में आपको तेल नहीं मिलेगा। मगर वो जो बॉईल होता है ना, वो बॉईल में है ना वो सारा मसाला पूरा बॉईल हो जाता है। पूरा बॉईल हो जाता है। तो अगर आप लोग भी खाना बनाते हो तो अगर तेल में फ्राई करते हो तो उसके बाद में उसमें पानी डाल के उसको उबालो तो वो मसाला मेल्ट हो जाएगा पूरा। तो फिर वो आपको जो है ना पाइल्स नहीं करेगा। ये पाइल्स बनने का कारण है। अच्छा। नहीं बाबा, अभी हम जैसे रेमेडी की बात कर रहे हैं और मैं सच में सबकी तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करूंगा कि ये जो आशीर्वाद हमें मिला है, एक बार ये अरे मेरा धन्यवाद नहीं, ये बाबा का धन्यवाद करना है ही बिल्कुल, क्योंकि ये बाबा की बताई हुई किताब है। आपका धन्यवाद इसलिए कि आप एक माध्यम भी हैं, तो लेकिन ये हमारे साथ जो आपने आशीर्वाद दिया है हम सबको, है ना, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इसमें अभी तो जैसे 108 अपनी रेमेडी आपने बताई, और थैंक यू सो मच आपने हमें ये दी और हम लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में कैसे प्लान बना आपका कि ये चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएं? नहीं, इसमें क्या हो गया था एक्चुअली, इसके मैं थोड़ा कहानी बताता हूँ जी। कि 90 से लेके 94 तक जब बाबा मेरे साथ में थे जी, उस टाइम में कुछ लोग जानते थे कि मैं इलाज भी करता हूँ लोगों का, ठीक है, कुछ जान पहचान वाले जानते थे। मगर उस टाइम पे तो ऐसा था ना कि ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि साक्षात बाबा अंदर थे। तो उस टाइम पे तो जो मरीज आते थे ना उनको खाली मैं हाथ ही घुमाता था, चल बोले ठीक हो गया। और बाबा बोलते थे 15 मिनट में ठीक होगा ना, तो मैं किया, नहीं तो तेरे किस्मत से हो गया। और बड़ी बड़ी बीमारियां 15 मिनट में ठीक होती थी। ये उस टाइम बाबा खुद हाजिरी में थे। उसके बाद में जब मैंने 94 के बाद में मैंने छुट्टी लिया बाबा से, उसके बाद में जब भी कोई आता था तो फिर बाबा ये करने के लिए बोलते थे, ये करने के लिए बोलते थे, तो मैं उनको बोलता था ये कर दो ये कर दो तो ठीक हो जाता है। तो जिन लोगों को पता था वो तो आ जाते थे गुरुवार को, मगर ये पब्लिकली नहीं था जी। ऐसे बहुत लोगों को ठीक किया मगर वो पब्लिकली नहीं था। और उसके बाद में जब मैं यूट्यूब में आ गया तो वो मेरे मुंह में से सब बीमारियों का निकलने लगा तो लोगों ने पकड़ लिया। बिल्कुल। फिर मैंने भी सोचा अभी क्या करना है, मैंने कहा चलो एक नंबर दे देता हूँ भाई, इसमें बीमारियां भेजो मैं जवाब दे दूंगा। आप यकीन नहीं मानोगे, नंबर दिया और 3 दिन के अंदर उसके अंदर 5000 मैसेज। अब मैं बोला इसको कब पढ़ूंगा और कब दूंगा। फिर भी मैंने एक दिन बैठ के 80 बीमारी दिया, मगर मेरा सर दर्द हुए क्योंकि उतना पढ़ना बिल्कुल और फिर देना। फिर उसके बाद क्या करे, मैं बाबा को बोला बाबा अब क्या करूं, मेरे से नहीं होने वाला है, 5000 आदमी का कब दूंगा, साल भर लगेगा। बिल्कुल। तो बाबा ने बोला फिर एक काम कर, जितना भी तेरे को याद आता है उसका एक किताब बना दे अच्छा। और वो दे दे सबको, तो तेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक दो जन को बिठा करके जो बीमारी याद आती थी वो सब याद कर करके उसका लिखा। अब हो गया क्या कि ना तो मेरे को बरोबर इंग्लिश लिखना आता है ना हिंदी आता है। इंग्लिश लिखूंगा तो हिंदी घुसता है, हिंदी लिखो तो इंग्लिश घुसता है। तो फिर क्या किया, तो बोला अभी किसी को ढूंढो। तो पहले तो हमारे जो साथ में थे उन्होंने ही थोड़ा लिखा, मगर वो मेरे को मजा नहीं आ रहा था। फिर बाबा ने एक राइटर मेरे को 6 महीने से ढूंढ रहा था। अच्छा, पहले से ढूंढ रहा था, वो आगे पहुंच गया, यानी उसको भी कुछ परेशानी थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तेरी परेशानी भी दूर करते हैं और मेरा भी काम हो जाएगा तेरे पास से। बिल्कुल। तो बोले क्या? तो मैंने कहा ऐसा ऐसा बुक लिख रहा हूँ बाबा का, तो उसके लिए जरा ये लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 2-4 बीमारी का लिख के दिया मेरे को, तो मेरे को बड़ा पसंद आया। मैंने कहा ये ठीक है। अच्छा, वो था इंग्लिश में राइटर, मैं हिंदी में बोलता था, वो रिकॉर्ड कर लेता था, बाद में घर में बैठ के इंग्लिश में बनाता था। फिर बाद में हमने पूरा इंग्लिश का बना दिया। फिर मैंने कहा कितना बीमारी, मैंने कहा एक काम करो 108 बीमारी का बना दे, ऐसा दिल से निकल गया। अच्छा। तो फिर उसमें सब बीमारी जितना याद आया उतना बनाया। तो इसमें बहुत सी छोटी छोटी बीमारियों का तो आई नहीं। हाँ। क्योंकि वो बड़ी बारी छोटी छोटी याद नहीं आई थोड़ी। फिर उसके बाद में उसको हिंदी में कन्वर्ट करना था, तो हमारे लोगों ने किया मगर मजा नहीं आ रहा था। फिर एक प्रोफेशनल से करवाया हिंदी में कन्वर्ट जी। तो फिर जाकर के ये बुक तैयार हुई। अब हो गया क्या, सब राइटअप तैयार हो गया। फिर उसके जो फोटोग्राफ्स है, तो एक जामनगर में एक इनका ही फ्रेंड था राइटर का, फिर उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ। फिर सब फोटोग्राफ्स उन्होंने बनाए। ऐसा करते करते तैयार हो गया। मगर हो क्या गया कि मेरा फर्स्ट एपिसोड जो है ना, वो जिस दिन में आया था 1 साल पहले, तो मैंने कहा चलो उसी दिन इसका ओपनिंग करेंगे, ऐसा दिल में आया। तो हम लोग ने बोले फिर ओपनिंग के लिए बाबा के यहाँ पे 8 दिन रह जाएंगे, लोगों का इलाज भी करेंगे और बुक का ओपनिंग भी करेंगे, ऐसा तय कर दिया। तो आई थिंक पहला शिविर था ना? हाँ, पहला शिविर। हमने डेट भी डिक्लेयर कर दिया। हाँ। अभी तक तो बुक प्रिंट किया ही नहीं। अच्छा। फिर प्रिंटर लोग को ढूंढे तो कुछ कुछ भाव बोलते थे। बाद में एक प्रिंटर मिल गया जो बाबा का ही भगत था, उसने हमको कॉस्ट टू कॉस्ट बना के दिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था ना नॉट फॉर सेल करके। तो उसने बोला ये तो बाबा का प्रसाद है जी। तो उसने कॉस्ट टू कॉस्ट बना के दिया। और खाली 5 ही दिन बचे थे इनॉग्रेशन के जी। तो उन्होंने 2 दिन में प्रिंट करके दिया मेरे को। 500 बुक्स 2 दिन में प्रिंट करके दे दिया। ये बाबा का सब करामत है। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो अभी बुक हम दिखा रहे हैं बाबा की कृपा से जो आई है हमारे पास, साइंस डिवाइन रेमेडीज, इस पे हर बुक पे मेंशन है कि दिस बुक इज नॉट फॉर सेल। और अगर कोई भी आपको ये सेल करना चाहे किसी भी जरिए से, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके हमारे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर किसी को ये बुक नीड है, आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपको ये PDF के थ्रू भी भेजेंगे। अगर हार्ड कॉपी चाहिए आप वो भी मिलेगी आपको, ठीक है ना दादा? हाँ। और दादा इसके बारे में बताइए, कुछ सेकंड पार्ट इसका कब तक इंतजार करें हम इसके लिए? अभी एक्चुअल में क्या हो गया है, सेकंड पार्ट बनाना है इसका जी। मगर एक काम जो हमने हाथ में ले लिया है NGO का, उसमें पूरे संसार का जो है ना जी, वो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्लेनेट। अरे वाह। पूरे प्लेनेट का रिस्ट्रक्चरिंग करना है। तो उसके अंदर 240 सब्जेक्ट्स है। तो उसके अंदर सारा राइटअप चालू है अभी। तो उसके अंदर सब जो है ना, इंसान से लेकर के इंसान का, अभी जो 5 चीज के ऊपर कार्यक्रम चला रहा हूँ जो मानवा फाउंडेशन में यूट्यूब में, उसके अंदर स्वास्थ्य और आर्थिक, पर्यावरण, सांसारिक और अध्यात्म, ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट का जो है ना, वो तो यूट्यूब के जरिए उनको लोगों का आत्मा से लेकर के, शरीर से लेकर के और सोच से लेकर के और पर्यावरण से सारा कुछ चेंज हो रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा जो है ना 240 विषय है, तो जिसके ऊपर राइटअप चालू है। तो साइमल्टेनियसली है ना, अभी 60 बीमारी का जो है ना और भी नया इलाज बना रहे हैं। तो ज्यादातर समझो ना कि जुलाई महीने तक सेकंड इसका आ जाए और एक बुक आ जाएगा। हाँ, उसके अंदर भी कोशिश करेंगे कि 108 बीमारी कवर करे करके जी। तो क्या एटलीस्ट 200 बीमारी का जो है ना, वो इलाज लोगों के पास घर में ही होगा जी। वो अपने घर में कर सकते हैं इलाज। और मेरा एक यहाँ पे प्रश्न था कि जैसे ये रेमेडीज में कुछ एज लिमिट भी है, या जैसे कि हम कई बार डाउटफुल हो जाते हैं हाँ। कि जैसे बच्चा छोटा है, अब जैसे अर्चित से आप मिले तो वो जैसे भी 2 साल का ही है ना? तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनके बच्चे छोटे हैं, क्या स्पेसिफिकली ये सब उनको नहीं, उसके लिए क्वांटिटी कम करना पड़ता है खाली। अच्छा, लेकिन इलाज सेम है मगर क्वांटिटी कम है। जैसे अभी अगर आपको बुखार आया, बरोबर है, तो मैंने कहा है जीरा का पानी
जी। एक गिलास पानी गर्म करने का, उसमें जीरा डालने का, जब वो उबलता है तब जी। उसके अंदर थोड़ा हल्दी, थोड़ा नमक ये डाल करके उबालना है जी। फिर छान करके जो है वो आप पीना है। तो बड़ा आदमी जो है तो 1 गिलास पिएगा, ठीक है। और छोटा बच्चा है तो उसको 2 चम्मच पिला दो। ओके, मतलब है क्वांटिटी कम करना है जी, क्वांटिटी कम करना है। उसी तरह अगर आपके बदन में कहीं भी दर्द है तो आप जीरा की जगह अदरक डाल दो। अच्छा, पानी का वही 1 गिलास पानी लो, उसमें अदरक छीन के डालो और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, जी। अच्छी तरह उबाल करके उसको छान करके पी लो। तो आपके बदन में कहीं भी दर्द होगा तो निकल जाएगा। वही अगर बच्चे को देना है तो 2 चम्मच दो, फिर उसको पूरा गिलास मत दो, 2 चम्मच में ही उसका दर्द ठीक हो जाएगा। जी जी जी, ये बहुत लोगों का आई थिंक मन में प्रश्न भी होगा। हाँ। तो मैंने कहा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। और तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रवीण जी का जो है अमनवा फाउंडेशन के नाम से एक चैनल है, जहाँ पे इन्होंने एक अभी शिविर स्टार्ट किया है, जिसमें कि आध्यात्मिक और आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरण ये सब संसारिक तो इसका है आसपास फुल फॉर्म। और वो आप जाके ज़रूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वहाँ जाके हमें मेजरली ये सीखने को मिलता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। बाबा की ब्लेसिंग्स तो हम सबके साथ हैं ही, लेकिन बाबा ये भी तो सिखा रहे हैं ना कि हमें जीवन अपना किस तरह से जीना है, ताकि हम अच्छे से खुद भी स्वस्थ रहें और बाकियों की हम सेवा भी कर पाएं। तो वो चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वो जरूर आप जाके। लोग क्या होता है, लोग जो है ना इस संसार में आए, जी, क्यों आए वो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। क्यों चले गए वो भी पता नहीं। एग्जैक्टली। तो हम क्यों आए हैं और हम कैसे जाएंगे जी, और हम क्या लेके जाएंगे वो किसी को नहीं पता है। तो वही जो चीज है ना, वो अमानवा फाउंडेशन का जो चैनल है ना, वो इंटरटेनमेंट नहीं है, एग्जैक्टली, वो एजुकेशन चैनल है। एजुकेशन चैनल है। अच्छा, मैं एक देखता हूं ना कि जब भी अपना पॉडकास्ट रिलीज होता है तो अगर 6000 अपने सब्सक्राइबर है तो 3-4 हजार तो पहले ही दिन में देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो जो है ना वो सिंसियर स्टूडेंट्स है, बिल्कुल मेरे जैसे। और बाकी जो स्टूडेंट्स है ना वो धीरे धीरे करके तो कैसे भी करके एवरेज पे आ जाते हैं। अच्छा, उसमें हर चीज का जो है ना एजुकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, बहुत। अभी आप एक देखेंगे ना, अभी ये तो चल रहा है चैनल। अच्छा, बाबा ने इतना काम दे दिया है ना कि अभी मैं अप्रैल से रिटायर हो रहा हूँ बिजनेस से। अच्छा, क्योंकि मेरे को फुल टाइम यही काम करना पड़ेगा। अभी बच्चे लोगों के लिए सिलेबस बना रहा हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक के लिए। अरे वाह। कि भाई एक बच्चा है, अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तो उसको माँ बाप भाई बहन पता है, मगर उसके वैल्यूज नहीं पता है। वैल्यूज नहीं पता है कि हमारे माँ का क्या वैल्यू है। एग्जैक्टली। तो उसको कब पता चलेगा माँ का वैल्यू? जब वो माँ के कर्म को जानेगा। अगर आप मेरे पास आए, आपको मेरा वैल्यू कब पता चलेगा? जब मेरे काम को आप जानोगे। एग्जैक्टली। तो उसी तरह छोटे बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा माँ का क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में, मेरे फादर का क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे ब्रदर का क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे सिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे कजिन ब्रदर्स का, मेरे अंकल का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ये जब उसको पता चलेगा तो उसका बिहेवियर जो है ना वो अलग मिलेगा, क्वालिटी। क्योंकि आज की क्वालिटी में बिहेवियर ऐसा खत्म हो गया है ना कि वो लड़का जो है ना वो अपनी माँ बाप से ऐसी बातें कर रहा है ना कि जैसे मानो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। इसका कारण है कि कभी उसको उनका वैल्यूज बताया नहीं गया, उनका इंपॉर्टेंस बताया नहीं गया। भाई आपके लाइफ में आपके मम्मी का क्या इंपॉर्टेंस है, आपके पिताजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये नहीं बताया गया। तो बट नेचुरल है, अगर आपको किसी का इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो आप तो उसको यही करोगे ना, वैल्यू दोगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माँ बाप के पास उतना वक्त नहीं है कि उसको वैल्यू बताए। अच्छा, इन शॉर्ट माँ बाप भी खुद का वैल्यू नहीं जानते कि भाई हम आए क्यों और हमने किया क्या। हर किसी को बच्चा चाहिए, मगर क्यों चाहिए वो नहीं माना। तो 10th स्टैंडर्ड तक तो वैल्यूज है, ठीक है। बिहेवियर जो है ना उसका फ्रॉम बचपन से डेवलप करेंगे तो 10वीं तक आते आते वो अपने कजिन्स का वैल्यू समझ में आएगा, अपने फ्रेंड्स का वैल्यू समझ में आएगा, अपने सिटीज का वैल्यू समझ में आएगा, अपने सोसाइटी का वैल्यू समझ में आएगा, अपने देश का वैल्यू समझ में आएगा।
आज लोगों को क्या लग रहा है, देश बोलेगा तो मंत्रियों का काम है चलाने का। अरे ऐसा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। जब तक तुम अगर देश के प्रति वफादार नहीं हो, बरोबर है ना, तब बिल्कुल, तक बिल्कुल। तुम मंत्रियों को वफादार कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते अगर मैं खुद शराब पीता हूं हैं? तो मैं मेरे बच्चे को कैसे रोक सकता हूं? हम्म, अगर मैं खुद करप्ट हूं हम्म, तो मैं किसी करप्शन को कैसे रोक सकता हूं? बिल्कुल, अगर आप वैल्यूएबल बनोगे तो ही आपका कंट्री वैल्यूएबल बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अगर आपको ही नहीं पता है आप क्या कर रहे हो, तो ये वैल्यूज जो है ना, ये 10th स्टैंडर्ड के बाद आएंगे। पहले रिलेशंस के वैल्यू है, जी, एजुकेशन के वैल्यू है, सर्विस के वैल्यू है। अच्छा, मैंने मेरे एपिसोड में पहले बताया भी था कि भाई आपका बच्चा जब मिनिमम एजुकेशन खत्म करके हायर एजुकेशन में जाएगा, उस टाइम पे उसका अर्निंग चालू होना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि अर्निंग होगा ना तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा वो, हाँ, कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको वैल्यू ऑफ मनी समझ आएगी। और वैल्यू ऑफ पेरेंट्स कब समझ में आएगा? जब वो खुद कमाएगा। बिल्कुल। जब वो खुद के लिए एक जूता खरीदेगा ना, तब उसको वैल्यू समझ में आएगा कि मेरे पिताजी ने पूरे जिंदगी में मेरे लिए कितने जूते खरीदे। तो ये आज तक नहीं। अच्छा, होता क्या है, जब बच्चों के पास डिग्री आ जाती है, अगर उसको फिर काम नहीं मिला, अच्छा छोटा काम वो कर नहीं पाते, बड़ा काम मिलता नहीं है, तो डिप्रेशन में जाता है। और डिप्रेशन में जाने से जो है वो बिहेवियर खराब हो जाता है। फिर उसको ले जाओ, वो डॉक्टर के पास ले जाओ, उसके पास ले जाओ। तुमने जो चीज तुम्हारे यूज में आने वाला था, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे यूज में आने वाला था, उसको तुमने डिफ्यूज कर दिया। तो ये जो सब नॉलेज है ना, ये बुक्स में जाएंगे। अरे वाह। और मेरे को मतलब थोड़ा आश्वासन मिला है गवर्नमेंट के भी किसी लोगों से कि भाई आपके बुक्स आने के बाद में हम लोग इसको सिलेबस में डालेंगे। वाह। तो क्या होता है कि हमारे कंट्री का आदमी, उसका बिहेवियर, उसकी सोच और उसका जो धर्म की तरफ देखने का नजरिया, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। एग्जैक्टली। और इंसानियत हमारे किसी सब्जेक्ट में नहीं है, हमारे एजुकेशन के किसी सब्जेक्ट में नहीं है। क्योंकि इंसानियत, इंसान को अगर इंसानियत ही नहीं पता है तो बाकी के किसी चीज का क्या वैल्यू है? इंसानियत, अगर आप आर्टिस्ट हो और आपको आर्ट का ही वैल्यू पता नहीं है, तो आप तो कुछ भी करोगे ना। आप किरियाना बेचोगे, जूता बेचोगे, क्यों? आप हो आर्टिस्ट, मगर आपको आर्ट का वैल्यू पता नहीं है। तो उसी तरह हमें इंसान, मगर हमको इंसानियत का पता नहीं है, तो हम भेड़ बकरियों की तरह जी रहे, किसी को लूट रहे, किसी को बेवकूफ बना रहे, किसी को चीटिंग कर रहे। और ऐसा नहीं है कि गरीबी कर रहा है, गरीब तो कम कर रहा है, वो जितना अमीर होते जा रहा है उतनी उसकी लालच बढ़ रही है, फिर वो उतने बड़े बड़े प्लान तैयार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इंसानियत को नहीं जानता। इंसानियत क्या है कि हर किसी के बारे में सोचना, हर किसी के बारे में सोचना, हर किसी को रिस्पेक्ट देना, हर किसी का वैल्यू समझना, हर किसी का मोरल वैल्यू समझना, हर धर्म का इज्जत करना। भाई अगर तुम धार्मिक हो तो तुम दूसरे धर्म का इज्जत करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम धार्मिक नहीं हो तो तुम दूसरे धर्म का इज्जत ही नहीं करोगे। अगर तुम तुम्हारे माँ बाप का रिस्पेक्ट करोगे तो दूसरों के माँ बाप का रिस्पेक्ट करोगे। एग्जैक्टली। अगर कोई लड़का किसी और के माँ बाप का अनरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप समझ जाना वो खुद के माँ बाप का भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। करता होगा। और आज के तारीख में तो 90% वही हो रहा है कि बच्चे जो है वो अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का, अपने यार दोस्तों का कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और सब कुछ जो है ना वो पैसे के ऊपर दे रहे। तो मगर जिंदगी में 5 चीजें जो बाबा ने बताया, मैं नहीं बताया, ये आसपास जो है ना, जी जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को नागपुर प्रोग्राम में जाना था। मैंने बाबा को बोला बाबा प्रवचन देना है, वहां पे ये लोग ने लिख दिया है, तो मैं क्या दूं प्रवचन? वो बोले लिख। बोले लिख, तो उन्होंने सीधा ऐसे ही लिखाया ASP। अच्छा, हाँ, तो ये बाबा का ही दिया हुआ है मतलब? बाबा का। क्या बात है। हाँ, ये बोले आसपास, बोले इसके ऊपर प्रवचन दे। मैंने कहा ये आसपास मतलब सब आजू बाजू में, हाँ। इसके ऊपर कितना दे? बोले पागल, मेरे को पगले ही बोलता था। बोले पगले, ए का मतलब ये है। अच्छा। ए का मतलब है आर्थिक, एस का मतलब है संसारिक, पी का मतलब है पर्यावरण, और फिर ए का मतलब है आर्थिक, और फिर एस का जो मतलब है वो है स्वास्थ्य। बोले इसके ऊपर दे। क्या बात, मतलब ठीक पूरा है, सार दे दिया बाबा ने। उसके आगे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। पंच तत्व
हमारी बनावट है, और ये 5 विषय ये हमारा सार है। अगर आप इस 5 विषय को समझ गए, अच्छा ये सब विषय एक दूसरे पे कनेक्टेड है, बिल्कुल। अगर आप संसारिक हो और अगर आपके पास आर्थिक नहीं है तो आप संसार में कैसे चलोगे? बिल्कुल। चलो आपके पास आर्थिक भी है, संसारिक भी है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कैसे चलोगे? बिल्कुल। आपके घर में पैसा पड़ा है मगर आपका बदन नहीं है, किस काम का? तो किस काम का? अच्छा चलो बदन भी ठीक है मगर आपके पास अगर आध्यात्म नहीं है तो आप भटक जाओगे, कहीं भी कुछ भी कर अच्छा पाएंगे। अध्यात्म भी है आपके पास, 4 चीज है, समझो पर्यावरण नहीं है, फिर कहाँ क्या तो आप क्या कर पाओगे? ये 5 चीज में से अगर एक चीज का भी कमी है ना तो वो कमी है, तो आपकी आत्मा है ना वो यही भूत बन के घूमेगी। क्यों? कि तुम उसके विकार में अटक गए। Exactly. बाबा क्या चाहते हैं, ये 5 विषय जीवन में आदमी उतार ले, और उतारने के बाद खुद को इस काबिल बनाए कि जब चाहे ना तब शरीर छोड़ सकता है, जबरदस्ती नहीं। आप मेरे ऑफिस में आए, आप अगर व्यवहारिक हो तो आप जब चाहे जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप व्यवहारिक नहीं हो तो मैं बोलूंगा बैठ इधर जाने का नहीं, तो नहीं जा पाओगे। एग्जैक्टली। या अगर आप नहीं जाना चाहते होगे तो लात मार के निकाल देगा। तो आज तो 90% आदमी की मौत वो थोड़ी मरना चाहता है, हाँ, मगर मरना पड़ रहा है। मगर ये जो 5 विषय है ये बाबा ने कहा इसका ज्ञान जिसको होगा वो स्व इच्छा से मरण लेगा। बिल्कुल। उस वक्त उसके आत्मा पे कोई भी बोझा नहीं होगा। देखो अभी आपके बच्चा है, बराबर है, आपके बच्चे के लिए आपका ड्यूटी कब तक है? जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर कमाना शुरू नहीं कर देता, बराबर है जी। मगर होता क्या है, आपका जीवन है ना, आपके बच्चे के पीछे, फिर उसके पोते के पीछे, फिर उसके परपोतों के पीछे, उसके लिए पैसा कमाने में पूरा जीवन लगा देते हो। मगर होता क्या है, होता क्या है, आप बाकी सब सब्जेक्ट में फेल हो गए, करेक्ट, तो आप उसी क्लास में लटक गए। अगर आपने वो कर लिया, चलो पैसा भी कमा लिया, मगर आपने संसारिक व्यवहार नहीं बनाया, आपके कोई दोस्त नहीं है, आपको कोई चाहने वाला नहीं है, बिल्कुल, तो अच्छा तो फिर क्या जीवन है आपका? चलो आपको चाहने वाले भी हो गए, बरोबर है, मगर आपके पास अध्यात्म नहीं है, आप आगे का मंजिल नहीं जानते। बिल्कुल। ये देह त्यागने के बाद आप कहां जाओगे, क्या करोगे, किससे मिलोगे, वो नहीं पता है, और कैसे कर्म करने हैं वो भी कुछ पता नहीं है। अच्छा चलो वो भी पता है, मगर फिर अगर आपका वातावरण ही आपने नहीं संभाला तो ये सब चीज आपके क्या काम में आएगा? हमने तो देखा ना कोरोना में, बिल्कुल बिल्कुल, एक बाटली ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपया दिया आदमी ने, और भगवान ने जो हमको फ्री फुकट में दिया है उसका कीमत नहीं है, कदर नहीं। हाँ, आज हमारे लोग झाड़ काट रहे बेमिसाल, पैसा कमाने के लिए झाड़ काट रहे, मगर वो ये नहीं जानते कि भाई जब ये झाड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहां से लाओगे, बाटली कहां से लाओगे ऑक्सीजन की? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो क्या रहा है, हमारे समाज में ज्ञान की कमी की वजह से लोग जागरूक नहीं है। आज अगर मैं किसी के बारे में आपको झूठ इंफॉर्मेशन देता हूं और अगर आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है तो आप क्या करोगे? उसी को फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो करोगे। बिल्कुल। तो आज हमारे को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है 90% झूठ है। अगर 90% झूठ इंफॉर्मेशन है तो आपका जीवन तो झूठ के तरफ ही जाएगा। मगर अगर आप ये 5 विषय में अगर जागरूक होगे तो आपको किसी की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद रियलाइज करोगे कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है। नहीं, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, वो प्रोपोगंडा है। अगर मैं आपको कोई चीज बोलता हूं, बराबर है, आप देखो आप कितने भी अच्छे हो, बराबर है, अगर मैं चाहूं ना आपको बदनाम करना है तो आपके इलाके में अगर 25 पान वाले हैं, वो पान वाले को मैं बोलूंगा देखो एक काम करो, तुमको मैं रोज का 500 रुपया दूंगा सिर्फ ये इंसान के बारे में अपने बुराई फैलाने का। तो फैला, वो भले आपको जानता भी नहीं है, फैला देंगे। जो भी आदमी आएगा, अरे बोले तुम उसको पहचानते हो क्या? बोले हाँ। अरे बोले वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, बोले चोरी चपाटी करता है, स्मगलिंग करता है।
वो बोलेगा नहीं पहचानता, अरे बोले पहचानना है, दूसरे दूर रहना, बस इतना ही बोलना है। बिल्कुल। वो पता चला 1 महीने के बाद आप जा रहे हो बाहर, तो हर आदमी आपसे दूर जा रहा है। तो ये प्रोपोगंडा का काल चल रहा है। आप ये देखना कि कोई आदमी इसके बारे में क्यों बोल रहा है, उसके पीछे इसका क्या हेतु है, ये आप कब जान पाओगे, जब आपके ये 5 तत्वों में आप परफेक्ट हो। अगर आप खुद ही परफेक्ट नहीं हो, आप खुद ही चोर हो, तो दूसरे चोर के बारे में आप क्या चाहोगे, अरे यार बोले इससे दोस्ती हो जावे, अपन भी बड़ी चोरी करेंगे, क्या चाहेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको पता होगा कि भाई चोरी करना गलत है, तो आप उससे दूर रहोगे। तो अगर ये 5 चीज में अगर आपकी नॉलेज होगी, तो आप बुराई से दूर रहोगे, आप पाप से दूर रहोगे, आप दुष्कर्म से दूर रहोगे। तो इसी के लिए जो है ना, ये 5 सब्जेक्ट चुना है, और ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर मतलब समझो ना कि महीने में कम से कम 20 एपिसोड आ रहे हैं। बहुत सी वीडियोस, जैसे मैंने बताया कि भी दादा का चैनल है अमनमा फाउंडेशन, उस पे आप रेगुलरली वो ऐसा कोर्स की तरह आप ज्वाइन करो, नॉलेज आपको बिल्कुल नॉलेज डे 1 के एपिसोड से आप देखोगे तो चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। और आने वाले टाइम में अपने इस हमारे चैनल पे भी दादा के साथ बहुत से आने वाली अपकमिंग चीजें हैं, वो हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दादा मन तो नहीं करता कि इस सिलसिले को रोका जाए, लेकिन नहीं, बिल्कुल पता है कि समय को हाँ, थोड़ा समय मद्देनजर का रखना अभाव पड़ेगा, होता है ना। समय का अभाव। बाबा की कृपा से आज हम मिले, उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। ओम और साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम बाबा। और मैं चाहूंगा कि जाने से पहले अपने साईं भक्तों को एक छोटा सा कोई मैसेज। ओम साई राम। बाबा का एक ही मैसेज है कि पहले तो अपने आप को खुश करो, अपने आप को शांत करो, और उसी के साथ जो भी आपसे मिलते हैं या जो भी कोई आपके पास आते हैं, उसको भी खुश रखो, उसको भी शांति प्रदान करो। जो आपके पास नॉलेज है वो आप उनको दिया करो, ताकि किसी का भला हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा दान जो है वो ज्ञान दान है। आप अगर और कोई भी चीज दान करोगे, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक समय है। अगर मैंने आपको खाना खिला दिया तो आपको दूसरे दिन फिर भूख लगेगी। मैंने आपको कपड़ा दे दिया तो 3 महीने के बाद फिर कपड़ा लगेगा। मैंने जूता दे दिया तो 6 महीने के बाद फिर लगेगा। मगर ज्ञान एक ऐसा चीज है कि मैं एक बार आपको दूंगा तो फिर जिंदगी में कभी नहीं लगेगा। और आप 10 जन को बांटोगे ना तो भी आपके पास रहेगा। बिल्कुल। या एक चीज ऐसा है कि जो बांटोगे ना बढ़ेगा तो भी वो रहने वाला है। अगर आज मेरे पास कोई भी चीज है, मैंने आपको दिया, तो मेरे पास कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। मगर ज्ञान ही एक चीज है जो आप बांटने से कभी नहीं होगा। जो एपिसोड आपको पसंद आवे, वो एपिसोड को फॉरवर्ड करना जो है, वो भी एक ज्ञान को बांटना ही है। को बांटना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। या जो भी है, मतलब जो भी चीज आपको अच्छी लगे जिंदगी में, वो 10 लोगों को बताना जो है, वो भी एक तरह का दान ही है। तो आप सब बाबा के संसार में खुश रहो, समृद्ध रहो, आनंदित रहो, बस यही बाबा से प्रार्थना है। घर भला सबका भला। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं सबका भला करे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दादा ये समय देने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बाबा की बहुत ही प्यारी लीलाओं के साथ, या फिर नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।